अनुराग कसकर चीखता है, आह! इसी चीख के साथ अनुराग का सिर घूमने लग जाता है। उसका सिर भारी होने लग जाता है और उसी के साथ वो कब बेहोश हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। वो धड़ाम से फर्श पर ही गिर जाता है। अगली सुबह जब अनुराग उठा तो वो अपनी पत्नी चित्रा को लेकर इतनी टेंशन में था कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि रात में उसकी कलाई पर कोई आग का निशान भी बना था। अनुराग का ध्यान तक उस निशान पर नहीं गया। उसका ध्यान गया तो फर्श पर पड़ी उस राख पर जो उसकी किताब की थी, उन किताबों की जो उसने अपने हाथों से लिखी थी। न जाने उन किताबों को लिखते वक्त अनुराग ने कितने सपने संजोए थे, जो वो सारे सपने जलकर किताबों की राख की तरह खाक हो चुके थे। अनुराग ने सोच लिया था कि अब वो कलम नहीं उठाएगा, वो कलम जिसकी वजह से उसकी पत्नी चित्रा की आंखों में आंसू आए, जिस कलम से वो अपनी पत्नी के लिए मेडिसिन तक का इंतजाम नहीं कर सकता था। ऐसी कलम को वो आखिर कैसे थाम सकता था? वो इस बात को भुला ही नहीं पा रहा था कि अनुराग ने जिस कलम को अब तक अपना सब कुछ दिया था, उस कलम ने उसे सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं दिया था। इतना लाचार बना दिया था कि उसके पास रोने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। उस कलम ने उसकी पत्नी की जान को तो खतरे में डाला ही था, साथ में उसके बच्चे की जान को भी खतरे में डाल दिया था, जो इस वक्त चित्रा की कोख में था। अनुराग को पहली बार एक पति होने का एहसास तो हो ही रहा था, साथ में एक पिता होने का एहसास भी होने लग गया था। अनुराग को एहसास हो गया था कि समाज में उसी आदमी को मर्द कहलाने का अधिकार है जो अपने परिवार को पाल सकता है, खुद भूखा रहकर दिन भर काम कर सकता है ताकि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके, खुद कड़ी धूप में तपने के लिए तैयार हो ताकि उसके परिवार को रहने के लिए छत मिल सके, खुद अपनी चमड़ी उधड़वाने को तैयार रहे ताकि उसके परिवार को पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल सके। अनुराग को अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास होने लग गया था, और जब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लग जाता है तो आप अपने अपनों के लिए अपने सपनों तक को भूल जाते हैं। आपके सपने आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके अपने ही आपके लिए सब कुछ होते हैं। आपके अपने ही आपके सपने होते हैं जिनके लिए आप अपने हाथों से अपने सपनों को तोड़ देते हैं, उन्हें अपने पैरों तले कुचल देते हैं। और आज वही अनुराग करने जा रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो एक आम आदमी की तरह जिएगा। वो मर्द बनेगा जो एक अच्छे समाज की नजरों में होता है, एक बढ़िया सी नौकरी करेगा ताकि अपनी पत्नी को तो खुश रख ही सके, साथ ही अपने आने वाले बच्चे को भी पाल सके। अनुराग ने नौकरी करने का फैसला तो कर लिया था, पर नौकरी कहाँ किसी को इतनी आसानी से मिलती है। अनुराग सुबह से ही नौकरी की तलाश में निकल गया था, पर वो ये भूल गया था कि उसे लिखने के सिवा कुछ और आता ही नहीं था। वो अपनी कहानी की दुनिया में इतना खोया रहता था कि असल दुनिया के उसे कोई काम आते ही नहीं थे। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी नौकरी करे, ऐसा कौन सा काम है जो वो कर सकता था। उसे पैसों की इतनी जरूरत थी कि वो तो भीख मांगने के लिए भी राजी खुशी तैयार था, पर परेशानी तो ये थी कि उसे भीख मांगनी तक नहीं आती थी। उसमें भी इंसान के पास एक लहजा होना चाहिए जो उसके पास नहीं था। अनुराग बाजार में हर दुकान पर जाता था और कुछ काम करने के लायक मांगता था, पर आधे से ज्यादा लोग या तो उसे मना कर देते थे या कोई काम देने के लिए कहते तो वो खुद मना कर देता था, क्योंकि उसे एडवांस पैसों की जरूरत थी चित्रा की मेडिसिन के लिए। पर कोई भी उसे एडवांस देने के लिए तैयार नहीं था। तैयार होता भी कैसे? कोई उस पर भरोसा तक नहीं कर पा रहा था कि वो महीने भर काम करेगा या नहीं। कहीं बीच में छोड़कर चले गया तो या पहले ही दिन में पैसे लेकर गायब हो गया तो। अनुराग को काम नहीं मिल रहा था, वो परेशान हो गया था। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ से नौकरी पाए। दिन भर से भूखे पेट निकले अनुराग के पैर लड़खड़ाने लग गए थे, पर फिर भी वो चलते जा रहा था काम की तलाश में, पर काम उसे अभी तक नहीं मिला था। दोपहर होने वाली थी पर अभी तक उसके हाथ कोई नौकरी नहीं लगी थी। अनुराग इतना तो समझ गया था कि जिंदगी में कोई चीज आसान नहीं है, हर चीज के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। मरना आसान है पर जिंदगी जीना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। अनुराग लड़खड़ाते लड़खड़ाते हर एक शॉप को अच्छे से देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते ही जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी शॉप पर पड़ी जहां पर उसे लगता था कि उसका काम बन सकता था, उसे नौकरी मिल सकती थी। वो शॉप थी एक नोटरी की, जहां पर एडवोकेट मृणाल बैठा करते थे। वो उन्हीं का चैम्बर था। एडवोकेट मृणाल अदालत में केस तो नहीं लड़ा करते थे, पर बाकी सारे कानूनी काम किया करते थे, जैसे ई स्टाम्प बनवाना, जमीन की रजिस्ट्री करवाना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवाना। और उसी सब काम के लिए उन्हें एक टाइपिस्ट की जरूरत थी जो स्टाम्प पेपर पर टाइप कर सके।
उनकी सेटिंग अच्छे से कर सके। उन्होंने तो अपने चैम्बर के बाहर पैम्पलेट लगाकर तक रखा था कि एक हिंदी टाइपिस्ट की आवश्यकता है। उस पैम्पलेट को पढ़कर ही तो अनुराग के कदम एडवोकेट मृणाल के चैम्बर के सामने रुक गए थे। अनुराग जानता था कि यही वो काम था जो वो लेखन की बात कर सकता था। उसे हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छे से आती थी, जो उसने अपने कॉलेज के वक्त में ही सीख ली थी। उसने हिंदी टाइपिंग मिस्टर स्टीफन के कहने पर सीखी थी। मिस्टर स्टीफन ने अनुराग को हमेशा पेन से कहानी लिखते देखा था, इसलिए उन्होंने अनुराग को समझाया था कि वक्त बदल गया है। ये वक्त सिर्फ पेन से लिखने का नहीं बल्कि टाइपिंग का भी है, इसलिए वक्त के साथ चलो। अनुराग ने हिंदी टाइपिंग तो सीख ली, पर उसे पेन से लिखना ही अच्छा लगता था। अनुराग ने जो हिंदी टाइपिंग अपनी कहानी टाइप करने के लिए सीखी थी, उसे कभी नहीं लगा था कि वही टाइपिंग से वो कभी नौकरी भी पा सकता था, पैसे कमा सकता था। अनुराग तुरंत एडवोकेट मृणाल के चैम्बर के अंदर चले गया। जब एडवोकेट मृणाल ने अनुराग से उसके बारे में पूछा तो अनुराग ने बस अपना नाम बताया और ये कहा कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। अनुराग ने नहीं बताया कि उसने कोई किताब लिखी थी, वो पहले एक लेखक था। जैसे ये बात बताने पर उसे खुद शर्म आती हो, उसे खुद पर लज्जा आती हो कि जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया था। पहले तो एडवोकेट मृणाल को अनुराग को देखकर लगा कि वो टाइपिस्ट नहीं था, बस ऐसे ही उसके पास आ गया था जॉब के चक्कर में। पर जब एडवोकेट मृणाल ने अनुराग से एक लेटर टाइप करवा कर देखा तो वो उससे काफी इम्प्रेस हुए, क्योंकि जो लेटर किसी आम इंसान को टाइप करने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं, वही लेटर अनुराग ने 2 मिनट के अंदर टाइप कर दिया था, वो भी बिना किसी मात्रा की गलती के। उसके बाद मृणाल ने अनुराग का एक और टेस्ट लिया जिसमें वो लगातार बोलते जा रहे थे और अनुराग टाइप करता जा रहा था। ये टेस्ट करीब 10 मिनट चला था। जैसे ही मृणाल ने बोलना बंद किया, वैसे ही अनुराग ने टाइप करना बंद कर दिया। एडवोकेट मृणाल को लगा कि अनुराग ने पूरा टाइप नहीं किया होगा या कुछ छूट गया होगा, इसलिए तुरंत रुक गए। पर जब उन्होंने अनुराग का टाइप किया हुआ चेक किया तो वो हैरान रह गए। एडवोकेट मृणाल अनुराग की टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि उसने सब सही टाइप किया था बिना कुछ छोड़े। मृणाल उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही एडवोकेट मृणाल ने अनुराग को नौकरी पर रखा तो अनुराग ने तुरंत उनसे एडवांस पैसे मांग लिए। पहले तो एडवोकेट मृणाल ने अनुराग को पैसे देने से मना कर दिया, पर जब अनुराग ने एडवोकेट मृणाल को बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो आईसीयू में भर्ती है, इलाज और दवाइयों के लिए उसके पास जरा से भी पैसे नहीं है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ और दवा टाइम से नहीं मिली तो उसकी पत्नी और बच्चे के साथ बुरा हो सकता है, इसलिए उसे पैसों की इतनी सख्त जरूरत है। एडवोकेट मृणाल ने अनुराग की बात समझी। उन्हें भी अनुराग की आंखों में एक सच्चाई नजर आई कि वो एक ईमानदार इंसान है जिसे पैसों की सच में बहुत जरूरत है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। एडवोकेट मृणाल भी एक अच्छे इंसान थे। उन्हें अनुराग के अंदर एक सच्चाई नजर आई और उन्होंने अनुराग को एडवांस पैसे देकर अगले दिन से जॉब पर आने के लिए कह दिया था। जैसे ही अनुराग के हाथ पैसे आए, उसने सबसे पहले चित्रा के लिए मेडिसिन ली और दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल चले गया चित्रा के पास। चित्रा अभी भी ऑक्सीजन पर थी। अनुराग की टेंशन अभी भी बनी हुई थी, पर एक हफ्ते में ही अनुराग की टेंशन भी खत्म हो गई। चित्रा की तबीयत में सुधार आने लग गया था। अनुराग भी एक अच्छे पति की तरह चित्रा की सेवा में लग गया। वो अनुराग जो 10-11 बजे तक सोकर उठता था, सुबह 7 बजे उठने लग गया। अपने लिए और चित्रा के लिए खाना बनाता और सबसे पहले चित्रा के पास जाता, उसे कुछ खिलाता। उसके बाद 9 बजे से अपनी जॉब के लिए निकल जाता। जॉब से वो 5 बजे तक छूटता, पैदल पैदल 6 बजे तक घर पहुंचता, हाथ पैर धोता, फिर खाना बनाता और चित्रा के पास चले जाता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलते रहा। ये अनुराग का चित्रा की दिन रात सेवा करने का ही नतीजा था कि 15 दिन के अंदर ही वो ठीक हो गई थी। साथ में हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज भी मिल गया था। चित्रा घर पर तो आ गई थी, पर अनुराग और चित्रा में अभी भी नाराजगियां बनी ही हुई थी। चित्रा अभी भी अनुराग से ठीक से बातें नहीं करती थी, पर अनुराग अभी भी एक अच्छे पति की तरह उससे पेश आया करता था। चित्रा घर तो लौट गई थी, पर इस हालत में नहीं थी कि वो पेंटिंग कर सके, इसलिए वो दिन भर अपने बेड पर ही लेटी रहती और आराम करती रहती। कुछ ही दिनों में चित्रा ये तो जान गई थी कि अनुराग जॉब पर जाता था, पर कौन सी जॉब पर, ये कभी चित्रा ने उससे नहीं पूछा, ना ही अनुराग ने खुद उसे कुछ बताया। अनुराग हर दिन अपनी जॉब पर काम करने के लिए निकल जाता था। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता था, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। अनुराग सिर्फ पैसा कमाना चाहता था,
ताकि अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे को खुश रख सके। उसे पैसों की अहमियत इस दुनिया में पता चल गई थी और ये भी कि एक मर्द की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। 2 महीने बाद जिस वक्त का इंतजार चित्रा और अनुराग कर रहे थे वो वक्त आ गया था। चित्रा की डिलीवरी का वक्त आ गया। डिलीवरी के वक्त चित्रा को बहुत दर्द हुआ, ऐसा दर्द जो उसने आज तक नहीं सहा था। वो इतना कसकर चीख रही थी कि उसके चीखने की आवाजों से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा था। चित्रा की हालत नाजुक थी और उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि वो चित्रा की नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते थे। नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा था, इसलिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा था। उस रात सिर्फ चित्रा ही नहीं दर्द से चीखी थी, बल्कि अनुराग की जान भी उसकी चीखें सुनकर हलक में आ गई थी। आखिर कैसे ना आती? अनुराग की जान तो खुद चित्रा में बसती थी। अनुराग बहुत चिंता में था। वो बस उम्मीद कर रहा था कि चित्रा और उसके बच्चे को कुछ ना हो। ये चित्रा की सहन क्षमता और ममता की ही ताकत थी कि कई घंटों तक दर्द सहने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और अनुराग को एक बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। उसी बच्चे के साथ अनुराग और चित्रा की जिंदगी की खोई हुई खुशियां भी वापस आ गई। जब उन दोनों ने अपने बेटे की सूरत देखी तो उन दोनों के बीच जितनी भी नाराजगी, कड़वाहटें थी, उन्होंने सब भुला दी। उन्हें बस ये याद रहा कि अनुराग की गोद में जो बच्चा है वो उस बच्चे का बाप है और चित्रा उस बच्चे की माँ। चित्रा और अनुराग के बीच में जो बोलचाल कम हो गई थी वो वापस से पहले की तरह हो गई, जैसे कॉलेज के वक्त में थी। कहते हैं जीवन में हमेशा बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, उसी के बाद हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, साथ में जीवन अच्छे से जी भी पाते हैं। और अनुराग और चित्रा ने भी जिन बातों के कारण उनके रिश्ते में कड़वाहटें आई थी उन सारी बुरी बातों को भुला दिया था। उस बच्चे के साथ अनुराग और चित्रा ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की थी। अपने बच्चे का नाम उन दोनों ने खुद मिलकर युग रखा था, क्योंकि उस बच्चे के साथ ही उन दोनों के लिए भी एक नए युग की शुरुआत हुई थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। पॉकेट एफएम स्टोरी का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।